हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग। आप लोगों ने हर एक वीडियो के अंदर कहा कि भैया हमें मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली का पेपर चाहिए। तो पता है मैंने कितने मेहनत करी। मैं पहले एक नदी तैर के गया, फिर उसके बाद में एक रेगिस्तान आया, फिर वहाँ से गया, फिर एक स्कूल में पहुँचा जहाँ के टीचर ने मुझे पेपर नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैं 3-4 स्कूलों में गया, उन्होंने पेपर नहीं दिया। फिर मैंने बड़ी ही मेहनत करी, एक स्कूल वालों ने पेपर दिया तो मैंने तो कहा ये तो क्या है, ये तो बच्चे कर ही लेंगे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पेपर बनाया, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सी स्टोरी थी यार, आराम से खुश रहा करो। पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आएगा, ज़्यादा टेंशन ना लो। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर कर रखा है। तो आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पूरे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स वगैरह देख करके इस पेपर को सॉल्व करोगे तो आपसे पेपर ये एकदम से मक्खन की तरह हो जाने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले एक काम जरूर से करना, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो है वैसे आपको पता। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अब देखो, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए। अब देखो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है वो कहने को तो 1 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े लेंदी हैं। आपको पता लगेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये जो पेपर में क्वेश्चन है 1-1 नंबर में भी थोड़े बड़े क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए, जैसे कि ए की यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि a इज इक्वल टू पी क्यूब और q की पावर 4, और यहाँ पर गिवन है कि b की जो वैल्यू है वो है p स्क्वायर और q क्यूब। और फिर उसके बाद में कहा गया कि वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स एंड इफ a HCF इनका गिवन है कि जो HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है कि p की पावर m और q की पावर n। फिर इसके बाद में इसी के साथ में दिया गया कि जो एलसीएम है इनका वो है p की पावर r और q की पावर s। अब आपको निकालना है कि m प्लस n और q r प्लस s की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो HCF होता है ऐसे नंबर का, वो ये होता है कि इसकी कितना कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो अब अगर बात करें यहाँ पर p की टर्म्स में, तो p में यहाँ पर बस ओनली p स्क्वायर हो सकता है, p की पावर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, p स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें q की, तो q कितना दिया हुआ यहाँ पर, q हो सकता है मैक्सिमम 3, तो यहाँ पर हो गया p q क्यूब। ठीक है, आपको ये करना है कि मिनिमम लोवेस्ट निकाल लेना है कि सबसे लोवेस्ट पावर p की कितनी है, वो है 2 और q की है वो है 3। और फिर इसके बाद में आप इसको लिख सकते हो कि p की पावर m इज इक्वल टू q की पावर n, और यहां से आप लिख देंगे कि m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3। ये हो गया। और फिर इसके बाद में अब सेकंड लेते हैं, वो लेते हैं एलसीएम को लेकर के कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा कि मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है किसी चीज की। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें कि p की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो है 3, तो इसको हम लिख देंगे p क्यूब। और फिर उसके बाद में q की मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 4, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे q4। और फिर यहाँ से इसको कंपेयर कर देंगे, ये कितना गिवन था कि ये गिवन था p की पावर r और q की पावर s। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3 और s की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में 4। यहाँ पर जो वैल्यू पूछेगी उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि m प्लस n, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 2 प्लस 3, और फिर उसके बाद में r प्लस s, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 35, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसके अंदर की कहा गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कोई एक प्राइम नंबर है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका कि p क्या है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है p। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये किसी इक्वेशन का रूट है तो जैसे ही हम ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो वो क्या होगी, वो p ऑफ x जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 0। तो अभी वही करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर क्या करेंगे कि x की जगह पर हम क्या करेंगे, p को पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर की जगह पर p स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ p इंटू p प्लस ऑफ p। और यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p स्क्वायर से तो p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास में बच जाएगा एक p, तो मतलब ये p इसका रूट नहीं है। फिर इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी के अंदर आपको सॉल्व करना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर p प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ p इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, आप इसके अंदर x की जगह पर क्या कर दोगे, p को पुट करोगे, तो जैसे आप इसको p पुट करोगे ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस 1 इंटू यहाँ पर p, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ p इज इक्वल टू 0।
तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी प्लस ऑफ पी। तो यहां से ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो गया है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि इसके रूट हैं और इक्वेशन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर है पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3p। और इसके रूट्स आपको गिवन है कि इसके एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, और उसके साथ में आपको एक कंडीशन भी दी हुई है कि अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा। मतलब एक तरफ कहा गया है कि ये जो सम है सम ऑफ रूट है और दूसरी तरफ जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, हमें वो रिलेशन याद होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये होता है कि सम ऑफ रूट जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे बोल देंगे कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया? वो गया पी, बी की वैल्यू यहां से आ गई वो आ गई -2 और सी की वैल्यू यहां से आ गई 3, और इसे सॉल्व करना है। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो माइनस ऑफ बी जो कि 2 है माइनस माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय में यहाँ पर p और इज इक्वल टू हम इसे कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये वाली जो इक्वेशन है इसी को सीधा सॉल्व कर देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3p डिवाइड बाय में यहाँ पर आ जाएगा p, और यहाँ से जब आप करोगे 3p इज इक्वल टू p, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी p की वैल्यू क्या है। जल्दी से बताओ कि कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप इसका आंसर देना ही होगा। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें गलती मत करना, अगर इसमें किसी की गलती होगी ना तो फिर देख लेना, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं कि लाइन 1 की इक्वेशन है वो है 3x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 1, और लाइन 2 जो है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ k माइनस 1 इंटू वाई और इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 2k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कहा गया कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी एक कंडीशन के अंदर ये इनकंसिस्टेंट होते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन आपको लगानी है और इसे सॉल्व करना है। अब आपको a b c की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम कंपेयर करेंगे ax1 और प्लस ऑफ b1y इज इक्वल टू यहाँ पर c1 नहीं प्लस ऑफ c1 होता है और इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, जिसको कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 डिवाइड बाय में a2 मतलब हो जाएगा k 2k माइनस 1, ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी a2 की, ये वैल्यू हो जाएगी b2 की। तो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे, a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2k माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ पर b1 की वैल्यू जो है वो है 1, क्योंकि y अकेला है तो यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइड बाय में यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 और यहाँ पर ऑप्शन में भी k की वैल्यू 2 है, तो ये एकदम से करेक्ट आंसर हो गया। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक जो है आप लोग को एक ट्रिक है, ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे, ट्रिक ही कहेंगे इसको या फिर एक प्रॉपर्टी होती है वही है, अगर वो नहीं आती तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। RS एक पैरेललोग्राम है जिसकी वर्टेक्स आपको गिवन है P है 3,4, Q है -2,3 और R है -3,-2 और आपसे कहा गया कि फोर्थ वर्टेक्स S को निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल से एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसी से ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर इसको लिखेंगे P, Q, R और S। आपको क्या करना है कि इसको एक ऑर्डर के अंदर लिखना है, क्लॉकवाइज में लिखो या एंटी क्लॉकवाइज में लिखो, आपको इसको एक ऑर्डर में ही लिखना होगा। और जो मैं बात कर रहा था ट्रिक की, ट्रिक इसमें यह है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं P से Q में और Q से S में,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये O क्या है, ये है इनका मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो फिर अब उसके बाद में आपको क्या करना है, O हो गया इसका मिड पॉइंट, तो अब आप क्या करोगे, इसकी वर्टेक्स लिख लो सबसे पहले। तो P की वर्टेक्स गिवन है 3,4 और Q की वर्टेक्स है यहाँ पर -2,3 और R की जो वर्टेक्स है वो है -3,-2 और जो S की वर्टेक्स है वो आपको निकालनी है x, y बोल देते हैं, ठीक। अब ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो होता है कि x1 प्लस ऑफ x2 बाई 2 डिवाइड और फिर डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, ओके। तो वो आप निकालोगे कि मिड पॉइंट जो कि आप बोल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PR निकालते जो कि Q हो जाएगा। तो आप लिख दोगे कि यहाँ पर 3 और प्लस ऑफ यहाँ पर -3/2 और कॉमा में आप लिख दोगे कि यहाँ पर -4 -2/2, ठीक है। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0,1, ठीक है। ये क्या आ गए, ये आगे O के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको लगाना होगा कि S और Q का जो मिड पॉइंट है वो भी यही रहेगा। वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0,1 इसका कोऑर्डिनेट रहेगा। और फिर इसके बाद फिर से इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो एक बार अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये मिड पॉइंट, अब लिख देता हूँ मैं अच्छे से, मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ QS जो है वो QR लिख दिया मैंने, QS है उसे निकालना है। तो अब आप इसको निकालोगे तो आपको गिवन है कि यह है 0,1 और S के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x और y। तो x -2/2 और कॉमा में यहाँ पर आ जाएगा y प्लस ऑफ 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर इसके बाद में आप इसको कंपेयर करोगे कि x -2 जो है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद में जब आप इसकी सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास में s इज इक्वल टू 2,-1 इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया इसका। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं और ये है कि AM और AN जो हैं उनके एल्टीट्यूड्स हैं ABC के। तो हम क्या करते हैं कि दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करें, दो ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया और इसमें ये हो गया इसका बीच में एल्टीट्यूड। तो ये बोल देता हूं कि मैं A, B और C और फिर उसके बाद में इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा भी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एक वर्टेक्स हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम P, Q और R, ठीक है। और इसके अंदर जो इनके एल्टीट्यूड्स हैं वो बोल देते हैं कि ये है M और ये है N, ठीक है। अब उसके बाद में क्या गिवन है, इसमें गिवन ये है कि AB का स्क्वायर डिवाइड बाय में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर वो है 4/9, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, रूट लोगे तो अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर डिवाइड बाय में यहाँ पर अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4/√9। तो यहाँ से मिल जाएगा, हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो, यहाँ पे याद रखना कि ये प्रॉपर्टी है कि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू यहाँ पर होता है रेशियो ऑफ साइड। तो यहाँ से हमने रेशियो ऑफ साइड तो निकाल लिया और फिर यहाँ से रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड बोल सकते हैं कि AM अपॉन में PN इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसमें बस ये प्रॉपर्टी आ रही थी तो ये सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि x tan ऑफ 60 डिग्री इंटू यहाँ पर आ जाता है cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर साइन ऑफ 60 डिग्री और इंटू यहाँ पर हो जाएगा cot ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, x इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री बाय cos ऑफ 60 डिग्री कर दो। यहां से क्या करो कि cos को इधर ट्रांसफर कर दो और ये हो गया cot ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से जब आप इसे देखोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा यहां पर tan ऑफ
60 डिग्री, और tan ऑफ 60 डिग्री से 60 डिग्री को हमने काट दिया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई cot ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप जब इसके ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन में तो ये गिवन ही नहीं है, ऑप्शन में तो कुछ और ही दिया हुआ है 10, और इसके टर्म्स में हमारा तो cot 60 आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू रहता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, वो है 60, तो यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ 90 माइनस 60, तो यहाँ से आ जाएगा कि tan ऑफ 30 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan ऑफ 30 डिग्री। तो ये हो गया बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है वो है √2, और आपको निकालना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री में स्टक हो जाओ, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, तो आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर देना है। अब हम स्क्वायर करते हैं, इसके ऊपर इधर स्क्वायर कर देते हैं और इधर स्क्वायर करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर उसके बाद में इज इक्वल टू 2, और इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। तो यहाँ से आपके पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये 2 है यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे 1/2। ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको याद रखेंगे ना है आपको कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, हमारा तो सॉल्व भी नहीं हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो tan थीटा है इसको कन्वर्ट करो आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, और उसके साथ में इसमें ऐड कर दो कि कॉस थीटा ओपन में साइन थीटा, इसको कन्वर्ट करो। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ऊपर जब आप करोगे कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ऊपर वाला जो इसकी वैल्यू है ये तो हो जाएगी 1, मतलब न्यूमिनेटर हो गया 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो 1/1/2, तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 2। तो 2 हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बस आपको स्क्वायर करना है और आपको आंसर आपके हाथ में होगा। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि एक आपको गिवन फिगर है और इसके अंदर कहा गया कि DE इज पैरेलल टू BC, और यहाँ पर AE क्या है, वो है A यूनिट, और EC क्या है, वो है B यूनिट। AE की वैल्यू है A और इसकी वैल्यू है B। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AC की जो वैल्यू होगी वो होगी A प्लस B, ठीक है, क्योंकि टोटल है तो टोटल इसका हो गया। और फिर इसके बाद में गिवन है कि DE जो है वो है x और BC जो है वो है y। अब इसके बाद में यहाँ पर एक वो रेशियो वाली ट्रिक यहाँ पर काम में आएगी। रेशियो वाली जो थ्योरम थी उसमें ये था कि अगर 2 साइडेड पैरेलल होती हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर तो आप क्या करोगे। तो मतलब इसके अंदर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी हैं, इसीलिए ये लगा रहे हैं हम। वो ये है कि DE का रेशियो DE अपॉन में क्या कर देना आपको BC इज इक्वल टू जो छोटी साइड है वो है AE अपॉन में यहां पर कर देना है आपको AC। और फिर अब आप इसको सॉल्व करो तो DE की वैल्यू जब आप रखेंगे वो हो जाएगा x अपॉन में यहां पर y इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा A अपॉन में A प्लस B। अब यहाँ पर आपको निकालनी होगी x और y की वैल्यू इसकी टर्म्स में, क्योंकि ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कि भैया y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा AY डिवाइड बाय में A प्लस B। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया और सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो गया। इसके अंदर बस यही था कि रेशियो जो होता है अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनमें पैरेलल साइड होती है तो DE अपॉन में BC इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है कि एक ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, जिसके अंदर की AD इज पैरेलल टू BC और AD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और उसके डायगोनल AC और BD हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O के ऊपर। तो आपको निकालना है कि जो BC की है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रेपीजियम हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। और इसके अब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। डायगोनल हमने ये कर लिया ड्रॉ, और फिर उसके बाद में अब क्या कहा गया वो सब हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखो अब इसकी वर्टिक्स कैसे होंगी, वो होंगी A B C और D, और यहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट क्या है वो है O। अब उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कहा यह गया है, आपको गिवन ये है कि AO अपॉन OC
इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू हाफ है। तो मतलब ये है कि ओ ए की जो वैल्यू है वो है 1 और जो ओ सी की वैल्यू है वो है 2 और इसी तरीके से ओ डी की जो वैल्यू है वो है 1 और ओ बी की जो वैल्यू है वो है 2। अब आपको निकालने होंगे यहाँ पर ट्राइंगल। अब जैसे कि हम ट्राइंगल बात करें, ट्राइंगल ओ ए डी, ये नीचे वाला ट्राइंगल है एक, और फिर एक ये है ऊपर वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों की अब हम बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है। अब इनको ये सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे हुए भैया? सिमिलर इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर एक तो बी सी ए डी के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों के अंदर बराबर होगा। फिर सेकंड, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये वाला और इसके नीचे वाला, तो ये दो एंगल बराबर हो गए, तो ये क्या हो गए? ये हो गए यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल। जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में यहां पर आ जाएगा बी सी। अब आपको इसे सॉल्व करना है और यहां से आपके पास में वैल्यू सभी की गिवन है और उसको निकाल करके सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताओ कि कमेंट सेक्शन में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ यार, बहुत ही ज्यादा हो गया, इसका आंसर आपको बताना ही होगा। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करो। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर की कहा गया कि इफ द टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक सर्कल है जिसकी की रेडियस क्या है, वो है O और A, ये है 3 सेंटीमीटर और फिर इससे एक दूर कहीं पर एक पॉइंट है P, जिसे कि क्या करा जा रहा है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ठीक है, इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है सर्कल के ऊपर। देन फिर इसमें कहा गया है कि ये वाला जो एंगल है इसका पूरा वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो आप ये जब बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ जो एंगल रहेगा ये रहेगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगर बात करें ट्राइंगल AOP की, तो जब ये ट्राइंगल AOP है इसमें हम बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि ये तो है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप यहां से बोल सकते हो कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू यहां पर रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा, तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी बेस। तो सिंपल सा बोला कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OA, और बेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AP। और फिर इसके बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू OA की वैल्यू आपको गिवन है 3 और डिवाइड बाय में यहाँ पर आ जाएगा AP, और यहाँ से जब आप AP को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो इतना आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आपके पास में क्या है कि एक एरिया ऑफ सर्कल कितना हो सकता है जब वो एक स्क्वायर के अंदर हो। तो ये डायग्राम हमने बना लिया कि स्क्वायर बाहर है, उसके अंदर सर्कल का एरिया कितना हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो साइड गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, इसकी पूरी साइड गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अंदर वाला ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया तो हम बोल सकते हैं इसकी रेडियस जो हो जाएगी d/2 होती है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 6/2, 3 सेंटीमीटर इसकी होगी रेडियस। और यहाँ से अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो होता है पाई r स्क्वायर, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे पाई इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे गिवन है ये हो गया। इतना ज़्यादा सिंपल था। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके अंदर कहा गया कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब L प्लस B प्लस ऑफ H इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 6 अंडर रूट ऑफ 3, और यहाँ पर इसके साथ में गिवन है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। मतलब जो डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में 2 अंडर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अगर एक फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब वो फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा कि कैसे करना है, तो आपको सिंपल से मैंने क्या कहता है कि दिमाग नहीं लगाना, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे आप ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो यहां से ये हो जाएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर H स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू LB प्लस ऑफ BH प्लस ऑफ यहाँ पर LH। ठीक है,
और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 36 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 108। और फिर यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो देखो डायगोनल जो होता है, डायगोनल की जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि डायगोनल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर ये गिवन है कि ये है 2 अंडर रूट ऑफ 3। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में आएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 इंटू 3, ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को आपको क्या करना है कि यहाँ पे पुट करना है। ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस ऑफ बी एच प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा एल एच इज इक्वल टू 108। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एल बी प्लस ऑफ बी एच और प्लस ऑफ एल एच इज इक्वल टू यहाँ पर 108 माइनस 12, तो यहाँ पे बचेगा 96। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जो कि यहां से आ जाएगा 96। और 96 हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन। देन फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, जिसके अंदर की कहा गया कि इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 एंड डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन क्या होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो मोड है, मोड माइनस मीडियन, क्या दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन जो गिवन है वो है 24। ये है आपको फर्स्ट इक्वेशन जो कि गिवन है। और हमें जो इक्वेशन है पता वो ये है कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपके पास में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस यहाँ पर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, अब ये आपको गिवन है और आपको रिलेशन पूछा गया मीडियन में और मीन में। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। अब वैल्यू आप किसकी पुट करोगे, मोड की। अब मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू मीडियन और मीडियन प्लस ऑफ 24। ठीक है, वो आपको पुट करना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हो जाएगा मीडियन प्लस ऑफ 24 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मीन को इधर भेज दीजिए, मीडियन को इधर ले आइए, तो यहाँ पर 2 मीन और प्लस ऑफ 24 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। और ये थोड़ी राइटिंग गंदी होगी इसलिए थोड़ा इसको देख लेना, और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 12 हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर। इसके अंदर बस यही था कि जिसको ये रिलेशन याद है उससे सॉल्व हो जाएगा, जिसको रिलेशन याद नहीं वहां पर सॉल्व नहीं होगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में आते क्वेश्चन नंबर 15। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनना। इसमें कहा यह गया है कि द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ अ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब ये है कि एक सर्कल जो है, जैसे किस तरीके से होता है ये पहिया, इसका आप लोगों को दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है वो है 0.25 मीटर। और फिर इसके बाद में जब ये रोल करता है तो क्या होता है कि ये एक पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट मान लो कि मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया P, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये P पॉइंट वापस आएगा ना, तो ये इतना ही चलेगा जितनी की इसकी सर्कमफेरेंस है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको इसकी सर्कमफेरेंस निकालना, फिर टोटल डिस्टेंस से कंपेयर करके आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम रेडियस, जो है रेडियस है वो है 0.25 और यहाँ से हम इसकी निकालते हैं सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है, वो होती है 2 पाई r। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 0.25 या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे π/2। ठीक है, ये हो गया सर्क्यूमफेरेंस। अब जब सर्क्यूमफेरेंस ये हो गया तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 22/14 7 करके इसको ये कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर को आप लिख सकते हो 11,000 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किस में है, ये है मीटर में। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है वो है 11,000 और डिवाइड बाय में आप क्या कर दोगे कि इसको सिंप्लीफाई करके 22/14। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 7 × 1000 जो कि आ जाएगा 7000 हो गया
इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे एक नंबर का दिया हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर से कम का नहीं है। बहुत एक बार आप जब इसका सॉल्यूशन देखोगे बोलोगे हाँ भैया ये सच में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा यह गया है कि आपको द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ अ मीडियन एंड द मॉडल क्लास क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास निकालने का बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मॉडल क्लास उसकी निकाली जाती है जिसके अंदर की मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम है यहाँ पर 20 के अंदर है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी मॉडल क्लास क्या होगी, वो होगी 15 से लेकर के 20 तक। अब जो मीडियन क्लास है, अब मीडियन क्लास अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मीडियन क्लास अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 9, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 बाई 2 करोगे तो यहाँ से आपके पास में आएगा 33। तो यहाँ पर क्या होगा कि 33 एंड 34th वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में मीडियन क्लास। अब ये कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको निकालनी होगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालनी, 0 से लेकर के 5 तक की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। और फिर उसके बाद में आप 10 से लेकर के मतलब 5 से लेकर के 10 तक की, सॉरी 5 से लेकर के 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी 25। और फिर उसके बाद में 10 से लेकर के 15 तक की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 37। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसके बीच के जो टर्म है वो कहां पर आ जाएंगी, इसके अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो इसकी जो मीडियन क्लास होगी वो कहां से लेकर के कहां तक होगी, वो होगी आपके पास में 10 से लेकर के 15 तक। तो यहां पर सम ऑफ लोअर लिमिट की बात करेगी तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की कहा गया कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। मतलब कहने का ये है कि एक बार 2 डाइस को रोल करा जाता है, तो जैसे कि 1 और 2, ये क्या होगी, ये होगी इसकी एक प्रोबेबिलिटी कि पहली बार 1 आया तो फिर सेकंड बार रोल करा तो वो आया 2। तो अभी इसमें पूछा गया कि क्या होगा कि एक बार कम से कम 6 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते कि जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा। तो अगर मान लो कि एक बार रोल करते तो वहां पर 6 होता है, लेकिन 2 बार रोल करें तो 6 × 6 सैंपल स्पेस हो जाएगा 36 का। मतलब ये भी बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम हो सकते हैं वो 36 हो सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम का मतलब ये है कि कम से कम एक बार 6 है, तो ये हो सकता है कि 6,1, फिर उसके बाद में 6,2, और फिर उसके बाद में 6,3, और फिर इसके बाद में 6,4, क्योंकि सभी के अंदर एक एक बार 6 आ रहा है तो 6,5, और फिर लास्ट के अंदर 6,6, ठीक है। ये तो एक केस होगा कि सबसे पहले 6 आ गया। फिर इसके बाद में ये भी हो सकता है कि 1,6 भी हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है, और 3,6 भी हो सकता है, और 4,6 भी हो सकता है, और 5,6 भी हो सकता है। 6,6 एक बार ही काउंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लीस्ट 1/6, ठीक है, एट लीस्ट 1/6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36, क्योंकि सैंपल स्पेस कितने का वो है 36 का टोटल। और फेवरेबल यहां पर कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है हमारे पास में फेवरेबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36, और इसका हो गया करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर की कहा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ 5 10 बीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसके अंदर 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप जा करके अपनी पाइथागोरस को लगाओ, पाइथागोरस दादा को याद करके उसको लगाओ, और एक दूसरा तरीका जो कि मैं आपको बताता हूं बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उससे कम टाइम लगेगा, कि 5 of 10 बीटा हमें गिवन है कि इज इक्वल टू है 4। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि जो हमारा 10 of बीटा है इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 4/5, और इसको आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान करके पाइथागोरस लगा करके सॉल्व करो। लेकिन हम क्या है, हम है स्मार्ट, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है कि 5 sin बीटा माइनस ऑफ 2 cos ऑफ बीटा डिवाइड बाय में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 times sin ऑफ बीटा प्लस ऑफ 2 cos बीटा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि क्या यहां पर हम इसमें 10 बना सकते हैं। हम इसमें 10 आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 10 जो होता है वो होता है साइन ऑफ अपॉन में कॉस, ठीक है। तो अभी यहां पर साइन तो हमें दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, बस कॉस बनाना है। तो कॉस बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस बीटा, दोनों ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा 5 × साइन बीटा बाय यहां पर हो जाएगा कॉस बीटा, और माइनस ऑफ 2 × कॉस बीटा
डिवाइड बाय में यहाँ पर कॉस बीटा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर प्लस में नीचे आ जाएगा 5 साइन बीटा, और फिर इसके बाद में कॉस बीटा और प्लस ऑफ 2 इंटू कॉस बीटा डिवाइड बाय में कॉस बीटा। ठीक है, ये होगी हमारे पास में ये टर्म। अब इसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये दोनों के दोनों 1 हो गए। और यहाँ पर ये जो साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ये तो हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होगी 4/5। तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 4 बाय, मतलब गलत लिख दिया मैंने 2 की जगह पर, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4/5 माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय में यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस ऑफ 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 2/6। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास में 1/3। तो 1/3 हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। आप दोनों से कर सकते हो। अब जिसको लग रहा है कि भैया इतनी मेहनत क्यों करनी, हम उससे कर लेंगे, तो उससे करके देख लेना, उससे थोड़ा ज़्यादा लेंदी जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इस क्वेश्चन को देखो। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक असर्शन दिया जाएगा कि हाँ भैया ये है स्टेटमेंट और इसके पीछे का लॉजिक ये है, इस वजह से हम इसको ऐसा करें। तो इसमें कहा यह गया है कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780 और उनका HCF और LCM ये गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। तो जैसे कि इसके अंदर ये होता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू रहता है LCM इंटू यहाँ पर रहता है HCF। ठीक है, तो अब देखो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 इंटू कितना है 340, क्योंकि LCM HCF दिया हुआ है 17 और ये दिया हुआ है 340। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5780। तो मतलब असर्शन तो क्या है, ये तो हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। अब इसके बाद में इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो क्या ये यहां पर बात सही है? ये तो बात स्टेटमेंट तो एकदम से इसका क्या है, ये तो है ट्रू, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आप जब देखोगे कि यहां पर इसके पीछे का लॉजिक ये थोड़ी है, इसके पीछे का तो लॉजिक ये है कि LCM जो और HCF का मल्टीप्लीकेशन होता है वो बराबर होता है उसके प्रोडक्ट के। अगर ये लिखा हुआ होता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो लिखा होता है इसके पीछे का रीजन, तो ये सही हो जाता। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, पर ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है कि आपके पास में कुछ एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि डी का कोऑर्डिनेट है 3,5 और ई का कोऑर्डिनेट है -3,3 और यहाँ पर BC की जो लेंथ दी हुई वो दी हुई 20 यूनिट्स। तो हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, D और E इसके हैं मिड पॉइंट और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए 3,5 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,-3 और इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 20 यूनिट। ठीक है, अब ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम अगर बात करें कि DE की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। √3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस होते हैं और दोनों की दोनों नेगेटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस ऑफ 64 का √। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। ठीक है, 10 यूनिट आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट क्या है एकदम से, अभी इसके बारे में कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हाँ भैया, एकदम से सही बात है, जो हमारा DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। हाँ, एकदम से करेक्ट है। एंड इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट, और ये इसका हाफ है। हाँ, 20 यूनिट्स ये है तो ये इसका हाफ है, एकदम से करेक्ट है। और ये इसका एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये दोनों की दोनों ट्रू हो गए और इसका सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। और आपको अगर साइंस का सैंपल पेपर देखना है कि साइंस का पेपर कैसा होगा, तो आप उसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। और भी वीडियोस मिलेंगे आपको, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक जरूर से करना। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।